जी नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की 4 साल के बाद वतन वापसी है और उसी सिलसिले में न्यू न्यूज़ की ये खसूसी नशरियात है जो कि आप सुबह से देख रहे हैं। जब से नवाज शरीफ ने अपने सफर का आगाज किया पाकिस्तान वापसी के लिए और उसके बाद जाहिर है जलसे से खिताब किया, वहां पर जो कुछ कहा उसको लेकर भी हमने कोशिश की है इससे पहले ट्रांसमिशन के हिस्से में बात करने की। मियां साहब ने बहुत से नुकात उठाए जहां पर बहुत सारी बातें मुल्क की अंदरूनी सियासी सूरत हाल पर की, वहीं पर फलस्तीन के हवाले से जिस तरीके से वहां के लोगों के साथ इजहार यकजहती किया गया, जलसे के अंदर झंडा लहराया गया फलस्तीन का। मेरा ख्याल है कि ये भी काबिल जिक्र एक चीज़ है कि एक बहुत बड़ा इस तरह का इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो कि मुसलमानों के दिल के बिलखुसूस बहुत करीब है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हमें बड़ी क्लैरिटी है इस इशू को लेकर कि हम फलस्तीन के साथ हैं थ्रू एंड थ्रू इस मसले के अंदर, और हम चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मसला फ़लस्तीन भी हल हो। तो मियां साहब ने आज अपने जलसे का आगाज भी उससे किया, एक इजहार यकजहती का, जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पर स्कार्फ्स वगैरह गले में डाले गए और फिर उसके बाद झंडा लहराकर भी मजीद ये मैसेज देने की कोशिश की गई नून लीग के प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जहां पर और बहुत सारी चीजों पर काम करेगी, वहीं पर इस मसले को लेकर भी इस वक्त माइंडफुल है। बात करेंगे, मियां साहब ने बहुत कुछ कहा, क्या इंतकाम की बात की, कश्मीर के हवाले से बात की, पाकिस्तान के दूसरे मुमालिक के साथ ताल्लुकात, बिलखुसूस हमसाया मुमालिक के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, उस पर भी मियां साहब ने अपनी राय का इजहार किया। मईशत किस तरीके से उनका फोकस है और होगी आगे आने वाले दिनों में, उस पर भी हमने देखा कि उन्होंने बात की। मेरे साथ मेहमान शख्सियात हैं ट्रांसमिशन के इस हिस्से में, उनका तारुफ भी करवाएंगे। बात करते हैं मजीद। हमारे साथ इस वक्त आई एम जॉइंड बाय इन दिस सेगमेंट एंकर पर्सन है, तज्जियाकार है फवाद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ हमारे साथ रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के परवेज संधेला साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। खुरम रोकड़ी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब आपका भी सर आपके वक्त के लिए। परवेज संधेला साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। नून लीग आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा आप लोगों की एक्सपेक्टेशन भी थी, तैयारी भी थी, किस तरीके से अगर मैं कहूं कि नाउ एट द एंड ऑफ द डे तकरीर हो गई, नवाज शरीफ साहब की मच एंटिसिपेटेड जलसा हो गया, कैसा रहा आपका आज का दिन आप लोगों के लिए, आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरा? प्रिया जी, मेरे ख्याल में आज का दिन जो है वो बहुत खुशियों का दिन है, लेकिन इसके लिए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर 4 साल कहा जाए या अगर 6 साल कहा जाए तो इंतजार करना पड़ा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले 4 साल में आपने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज साहब जो वो लंदन में थे, उससे पिछले 2 साल जो वो जेलों में रहे हैं। एक दफा गए जेल में, दूसरी दफा जेल में गए, बेटी जेल में गई, उनके भाई जेल में गए, उनका भतीजा जेल में गया, उनकी पार्टी की तमाम टॉप जो लीडरशिप थी वो जेल में गई। तो आज का दिन, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक ठंडी हवा का झोंका है। और मैं समझता ये हूं कि इस मुल्क के लिए मियां मोहम्मद नवाज साहब की जितनी कुर्बानियां हैं, इस मुल्क की अवाम के लिए जितनी कुर्बानियां हैं, 3 दफा उनको अवाम जो है वो इक़्तिदार में लेके आए और 3 ही दफा उनको इक़्तिदार से निकाला गया। लेकिन आज फिर एक दफा पाकिस्तान की अवाम ने मियां नवाज साहब को यकीन दिलाया है कि मियां साहब, अगर आपको ये इक़्तिदार से निकाल रहे हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। और आज का जलसा पाकिस्तान की तारीख के उन बड़े जलसों में जो मैंने देखे हैं, जो मुझसे पहले जलसे हैं उनके बारे में मेरे लिए कहना मुश्किल, लेकिन जो मैंने देखे हैं उनमें एक बड़ा जलसा था। इसका अक्सर कहा जाता था, लंदन में भी बात होती थी, रास्ते में बात हो रही थी, जब हम लोग मियां साहब के साथ वापस आ रहे थे, दुबई में बात हो रही थी कि 2011, तो मैं कह रहा था कि 2011 का और इस जलसे का कोई मुकाबला नहीं है। 2011 का जलसा तमाम लोगों को पता है कौन करने वाले थे, कौन कामयाब बनाने वाले थे, कौन लाने वाले थे। तो ये एक मियां नवाज साहब का वोटर है, सिर्फ वो वोटर जो इमरान जो मियां साहब से शायद थोड़ा सा रूठा हुआ है कि आप हमसे दूर हैं, हमें 4 साल हो गए हैं, हमने आपको देखा नहीं है, हम लोग यहाँ तड़प रहे हैं, बिजली यहाँ महंगी है, गैस यहाँ महंगी है, आटा यहाँ महंगा है, और आप अगर लंदन में बैठे हैं तो आपको हमारे शायद तो थोड़ा सा जिसे नाराज कहते हैं। उन्होंने जैसे ही मियां साहब का चेहरा देखा, जैसे ही जहाज ने जमीन को टच किया, जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में बैठे और जैसे ही उड़ान भरी जलसा गाह की तरफ, और वहां पर आकर जैसे ही शुक्राने के नफल अदा किए, उसके बाद मेरे ख्याल में पूरा लाहौर देखने वाला था। और शायद लाहौर में तो ये आप समझते हैं कि जो रूठे हुए वोटर्स हैं उनको मनाने में कामयाब हो जाएंगे, हो गए हैं काफी हद तक नवाज शरीफ साहब। मैं रोकड़ी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर, आज का दिन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जलसा और मियां साहब की तकरीर कैसे देखते हैं? जलसे हैं, फतुहात हैं जलसों की, बहुत अरसे से ये जलसे देखते हैं। आई टेल यू, मैं ये जलसा और ये जो पब्लिक की इंटेलेक्ट अंडरमाइन करते हुए इससे यकीन जानिए एक एलर्जी सी हो गई है। पहले एक पार्टी जिस पे हम थे, जलसे और जलसों की बुनियाद पर शुरुआत, मेरे लिए कंसर्न ये है कि कौन हुकूमत के अंदर आकर क्या अमल करता है और वो क्या अच्छे नकूश छोड़ के जाता है, वो पाकिस्तान को कैसे अपग्रेड करता है,
कौन सी रिफॉर्म्स लेके आता है। जलसों, वो जो एक कैटल मंडी नहीं होती जहां से गाड़ियों के अंदर भर भर के, हम इन जलसों के अंदर खुद शामिल रहे और इन जलसे जुलूसों की जो सियासत है, आई टेल यू, मैं तो इसको सिवाय वक्त के ज़िया के और एक शो ऑफ पावर और पता नहीं हम क्या करते हैं। बहरहाल कंसर्न ये होना चाहिए। अभी भाई मेरे ने ये जो कह रहे थे कि 4 साल के इंतजार के बाद आए, 40 साल गवर्नमेंट रहती है, 40 इयर्स के बाद 4 साल के इंतजार। अगेन द थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द सीरियस थिंग कि हम पाकिस्तान को समझते क्या है, हमारे लिए पाकिस्तान है नहीं। लेकिन रोकरी साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना कि इक्तदार में आकर क्या करना होता है, इक्तदार तक पहुंचने के मराहिल में से ये जलसे जुलूस और कैंपेनिंग भी तो सर एक मरहला है ना। और आप जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं या लाहे अमल की बात कर रहे हैं, तो मियां साहब ने आज लाहे अमल आप नहीं समझते कि दिया है? नॉट एट ऑल। हमारे जलसे जुलूस इक्तदार में आने के लिए कोई लाहे अमल नहीं आता। आज के अंदर भी कोई लाहे अमल नहीं, ऐसी कोई चीज ऐसी। मैं फिर कह रहा हूँ, हम इंटेलेक्ट को, नए जो बच्चे हैं ना पढ़े लिखे और जो यूनिवर्सिटीज के, हम उनके इंटेलेक्ट को फिर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान को मुआशी तौर पर हमने कैसे बहाली देनी है, कैसे स्टेबलाइज करना है, हमने अपने गम नहीं सुनाने। मैं ये जो जलसे जुलूस हैं, ये तमाम एक ऐसा कल्चर डिवेलप हो गया है कि इसके बाद इक्तदार और इक्तदार का जो हमारा टाइम गुजरता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाते और हम ये नहीं देखते कि हमने इक्तदार में आकर करना क्या है और इक्तदार किस लिए है। 4 साल की दूरी के बाद 40 साल, बहरहाल I yet have to understand कि कब हम पॉलिटिकली उस मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे कि हम अमल और कॉल दोनों को मिलाकर अमल के साथ इस मुल्क को लेके जाएंगे। अभी तज़किरा हुआ बिजली का, मैं पिछले कुछ दिनों से IPPs के मुआहदे स्टडी कर रहा हूँ और IPPs के अंदर जो एक बड़ी लेवल की मेगा करप्शन है उसको देख रहा हूँ। कुछ अपने इंटरेस्ट पे हुआ क्या है, बिजली के बहरान या फलाने बहरान हमने किया क्या है इस मुल्क के लिए, मेरा ये कंसर्न है। मेरा बिल्कुल ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं कि अमल में और कॉल के अंदर हम कब उसको अलाइन कर सकेंगे। फवाद साहब, माजी में भी अमल करने का, रोकरी साहब इजाजत दीजिएगा। फवाद साहब, माजी में भी मियां साहब को कम से कम 3 मरतबा हुकूमत का इस मुल्क में मौका मिला है, अमल का वक्त भी मिला था। क्या अमल को और कॉल को अलाइन करने में उस वक्त भी वो नाकाम रहे हैं? और आज जो खाली कॉल की हद तक बात है, आप समझते हैं कि जो लाहे अमल कुछ ना कुछ उन्होंने बात की है कि किस तरीके से मईशत जो है वो उनका मेन फोकस रहेगी और किस तरीके से वो मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, आप समझते हैं कि लाहे अमल देने में, पॉलिसी देने में किसी सूरत किसी तौर कामयाब हुए मियां साहब आज? देखें जी, आज की बात करें या माजी की बात करें, अगर पाकिस्तान को 1947 से लेकर अयूब खान के दौर के कुछ अरसे को निकाल दें तो पाकिस्तान में डेवलपमेंट का काम अगर किसी के नाम पर लिखा जाएगा तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। ये मैं नहीं कहता, ये बहुत सारे ऐसे फिगर और फैक्ट्स मुझे बताते हैं जिसका आज मियां साहब ने अपनी तकरीर में भी तज़किरा किया। देखिए, हम मियां साहब का कंपैरिजन किससे करेंगे? हम मियां साहब का कंपैरिजन करेंगे जरदारी साहब से, हम मियां साहब का कंपैरिजन करेंगे इमरान खान साहब से, क्योंकि यही 3 लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की। ठीक है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सबसे ज्यादा, उसके बाद बेनजीर भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब ने की। लेकिन इमरान खान साहब जिस होप के साथ और जिस पैगाम उम्मीद के साथ जो है वो बर्पा हुए थे, जिसके साथ वो इक़्तिदार की तरफ चिमटे थे, उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया। बुनियादी तौर पर जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर हमें पता लगा कि जो कुछ नवाज शरीफ करते थे शायद वो बहुत ज्यादा था। देखिए, हम कंपेयर जब करेंगे तो हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन यही होगा कि हम देखेंगे कि एक वज़ीर आज़म ने बयानात ज्यादा दिए या काम ज्यादा किया। जब उसको हम कंपेयर करने बैठते हैं, अगर 3 साल नवाज शरीफ के किसी 3 साल से हम करें, उसकी माशी पॉलिसियों के हवाले से बात करें कि जब हमने IMF का एक ऐसा प्रोग्राम मुकम्मल किया कि जो पाकिस्तान की तारीख में न इससे पहले हुआ ना अब दोबारा कभी होता हुआ नजर आ रहा है, उस दौर में सख्त तरीन तनकीद के बाद भी हमने देखा कि डॉलर कंट्रोल रहा, पेट्रोलियम प्राइसेस कंट्रोल रही, पाकिस्तान के अंदर CPEC की सूरत में हमने देखा कि तरक्की का एक जाल आया। इसी तरीके से हम जब पीपल्स पार्टी की बात करेंगे तो वहां भी कुछ ना कुछ जो है वो ऐसी चीजें होंगी कि जिसे हम गिनवा सकेंगे। लेकिन खान साहब के पास साइफर और अमेरिका की साजिश के अलावा पूरा बयानिया है क्या? उन्होंने किसके ऊपर बात की? लॉन्ग मार्च की बात कर लें या उन्होंने जो जितने जलसे जुलूस निकालने की बात की अपने अदम एतमाद के बाद, मुझे आप गिनवा दें कि किसी के अंदर भी उन्होंने एक दफा भी कहा हो कि मैंने जो है वो इस मुल्क के अंदर फलाना सड़क बनाई है। एक सवाल ये भी है ना कि पिछले 16 महीने इस मुल्क के साथ क्या हुआ? पिछले 16 महीने किसकी हुकूमत थी? क्या उसी शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी जिनका हाथ पकड़ पकड़ के आज अपना हाथ जो है वो अवाम के सामने इजहार यकजहती कर रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? अगर मियां साहब के पास कोई ऐसी गीदड़ सिंगी, कोई ऐसी जादू की छड़ी है जो अब वो घुमाने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत उसका फायदा शहबाज शरीफ साहब को भी उठाने देते कि आज हम इस हाल पे ना पहुंचते।
अच्छा देखिए जी, मियां शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, बिलाशुबा उसके अंदर लोग परेशान हुए, लोग तकलीफ का शिकार हुए, डॉलर बेकाबू हुआ, माशी पॉलिसी नहीं थी, साग डार साहब बुरी तरीके से नाकाम हुए, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जिसको हम नाकामी की सूरत में एक पूरी चार्जशीट बनाकर जो है वो पेश कर सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या किसी फर्द के लिए 16 माह की ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत कि जिसके अंदर बेतहाशा 13 जमातों का इत्तेहाद शामिल हो, जिसके अंदर जो है वो अवामी हिमायत का फुकदान हो, जिसके खिलाफ मुसलसल जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा की जाए कि कल गई कि आज गई, जिसके खिलाफ जो है वो क्या कुछ जो पाकिस्तान की सियासत में हो सकता है वो ना किया गया हो, ऐसी सूरत में आप समझें कि वो हुकूमत को डिलीवर करेगी, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। हुकूमत जो डिलीवर करती है बिल्कुल ठीक है। मुझे फवाद एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं कि आपने कहा लूली लंगड़ी 16 माह की हुकूमत, अब एक तज्जिया एक राय इस वक्त ये भी है कि निगरान हुकूमत जो बिल्कुल ही टूथलेस होती है, उनके पास कोई मैंडेट नहीं होता सिवाय इसके कि उन्होंने इलेक्शन कराना होता है, उनके दौरे इक़्तिदार के अंदर भी डॉलर बेहतरी की तरफ जा रहा है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, मामलात कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे, कुछ संधीला साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि PMLN मियां साहब के लिए आने वाले दिनों में क्या क्या चैलेंजेस देख रही है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले मियां साहब की तकरीर के हवाले से। आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें प्रोग्राम में अभी इस वक्त यहाँ पर ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब आपके वक्त के लिए। सर, मियां साहब की वापसी, आज के दिन का पूरा शो, मियां साहब की तकरीर, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? मियां साहब ने जो मुसलसल ये बात कही कि इंतकाम जो है वो मेरा मकसद नहीं है, मेरे मंशूर का हिस्सा नहीं है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मियां साहब ने स्टेट्समैनशिप का मुजाहिरा करने की कोशिश की है या फिर पीपल्स पार्टी के जो क्लेम्स हैं उनके मुताबिक कोई डील या कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग कर ली है कि अब वो जो एक वो था मुजाहिमती बयानिया था उससे पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं? एक मुजाहिमती बयानिया जिसे हम सब डिस्कस करते हैं वो था फौज और अदलिया के हवाले से जब उनको सजा दी गई थी। आज सजा के हवाले से काफी चीजों का अजाला होता हुआ हमें नजर आया है। तो फिर वो बयानिया भी हमें थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाला देकर नवाज शरीफ ने ये बात कही कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, रत्ती भर भी मेरे दिल में इंतकाम की बू नहीं है। उन्होंने बिल्कुल अपने खिलाफ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयाँ मरियम नवाज के हवाले से कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई, मरियम नवाज को दोबारा नैब ने अरेस्ट किया, उनकी बेटी की मौजूदगी में, यानी नवाज शरीफ साहब की नवासी की, तो कुछ बहुत सारे ये हवाले वो थे कि आज जो लोग बोल रहे हैं कि ये नया काम शुरू हुआ है, तो उन्होंने बुनियादी तौर पर बताया कि ये काम उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ तो ऑलरेडी हो चुका हुआ है। अब उन्होंने इंडिया के हवाले से बात की कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए बगैर हम नहीं चल सकते, दुनिया से मेरे बगैर हम नहीं चल सकते, IT का वो कहते हैं कि हमें काम करना है। उन्होंने बुनियादी तौर पर मैसेज ये दिया है कि वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीजों की तर्क चीजों को बुला के आगे तैयार ऐसे करेगा कितना आगे तैयार होगा, हमें पता चलेगा कि अभी जितना सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है ये तो बंदे को बेंच बैठेगा कुछ पता चलेगा। उससे पहले देखना है 30 नवंबर को जो मामले किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुकम्मल तो 4-30 को शेड्यूल दिया जाएगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो मान लेगी और इस दौरान भी ये 40 दिन मौजूद है इलेक्शन जाने तक, नवाज शरीफ किससे मिलते हैं, अपने अपराधियों से मिलते हैं, लोग इनके साथ आके ऐसी मुलाकातें होंगी और सियासी मुलाकातें होंगी, वो बदलेंगी। ये हमें वॉच करना होगा क्योंकि जाहिर है कि एक मेरी मदद से लोगों से सुनी चेक की और मैंने आमिर इलियास राना साहब, सर आई थिंक आपके ऑडियो में कोई इशू है, मैं आपको बहुत ठीक से सुन नहीं पा रही। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी टीम से कि आपको दोबारा कांटेक्ट कर लें। इन द मीन टाइम मैं संधीला साहब से ये सवाल कर लेती हूँ। सर, आज का दिन तकरीर हो गई, मियां साहब ने कोई पॉलिसी, कोई बयानिया अपना जो भी है नया उसको सामने रख दिया। आने वाले दिनों में आप लोग एज अ पार्टी किन चैलेंजेस की तरफ देख रहे हैं या आप समझते हैं कि मियां साहब के लिए, अभी राना साहब ने कहा कि हमने देखा कि कानूनी फ्रंट के ऊपर कुछ चीजों का अजाला किया गया है, क्या आप समझते हैं कि ये जो एक अजाले का सिलसिला है ये आगे बढ़ सकता है या आप समझते हैं कि एक लंबी लीगल बैटल है उसका सामना करना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब को? बिल्कुल भी नहीं जी, ये तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ भी है। मरियम नवाज के केस आपके सामने है, सिर्फ मियां साहब की गैर हाजिरी थी। अब मियां साहब जो है वो ज़ाहिर है वो आगे हैं, तो उन केसेस में तो कुछ ऐसा है ही नहीं है। और वो इसकी उन केसों की एक तारीख है, उस पर जितनी भी बात करें वो वक्त का ज़िया है मेरे ख्याल में।
आने वाले जो चैलेंजेस है ना, उस पर तो जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे खुर्रम रोकनी साहब को एक बात का जरूर जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा ये जो जलसे हैं जी, ये वक्त का ज़िया है। 2013 का जलसा था जिसको लेके आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलती रही है, और उस जलसे के बाद ही एक लाइन लगी थी दूसरी जमातों से लोगों का आने का, और रीजन ये बताई गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की शायद तरीका को बहुत बड़ा जलसा कर, और फिर हमें यही नजर आता है 3.5 साल में और मियां साहब के दौरे हुकूमत में धरने और जलसे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ भी नहीं किया। अगर आज मियां नवाज साहब ने कामयाब जलसा किया है तो ये वक्त का ज़िया हो गया। बट एनी हाउ, आने वाले दिनों में क्या चैलेंज होने वाले देखें जी। आने वाले दिनों में महंगी बिजली एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इसको लेके पाकिस्तान PMLN चलेगी। महंगा तेल, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरे ममालों के साथ जो पिछले वज़ीर आज़म है, नहीं, लेकिन सर ये आप लोगों के लिए फिलहाल चैलेंज नहीं है। मैं तो इंतखाबी अमल के हवाले से बात कर रही हूँ। जब तक आप इक़्तिदार में नहीं है, महंगी बिजली, महंगा तेल, वो सारा मेरा ख्याल है फिलहाल उसका आप लोग कुछ कर नहीं सकते। हमारी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा तो वो होगा ना जी। अगर आज से उस पर काम शुरू करेंगे तो ही हुकूमत में आएंगे, तो ये सब करेंगे ना, क्यों नहीं होगा। और जहां तक आपने केसेस की बात की, उन केसेस में तो हमारे साथ उस जहाज में बड़े सीनियर लोग थे, जैसे आमर लियास राणा साहब थे, मलक साहब हमारे साथ थे, फाहद साहब हमारे साथ थे। उन केसेस में तो कुछ है ही नहीं है। उसमें तो ये 1-2 तारीखों की बात है। मरियम नवाज साहिबा उन केसों में बरी हुई हैं, और सिर्फ अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब का मौजूद ना होना ही उनके वो केसेस हैं। और अगर मियां साहब आ गए हैं, और जिस तरह जितनी तेजी से मियां साहब को उन केसेस में सजा दी गई थी, और अगर अदलिया अजाला करे, और इसमें तो कोई शक नहीं है, बड़ा ओपन और शट केस है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो वो आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है जो केसेस है मियां साहब के, मेरी नजर में। बिल्कुल ठीक है, आप समझते हैं चैलेंजेस नहीं है। रोकड़ी साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अब कुछ इनिशियल रिएक्शंस आ रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं ऐसा लग रहा है किसी की ताजपोशी की तकरीब थी। नवाज शरीफ साहब जो है वो अपना CV पेश कर रहे थे अवाम के सामने, और इल्जाम भी लगा रही है पीपल्स पार्टी। वो कहते हैं जी कि पंजाब इंतजामिया सारी की सारी शरीक थी इस पूरे पावर शो के अंदर, फैसिलिटेट किया गया नवाज शरीफ को। देखिए, मैं इस आर्गुमेंट को बाय इसलिए नहीं करता हूं कि सिंध में यही कुछ होता है। यानी हमें जहां पर खुद फैसिलिटेशन चाहिए हो, हम पूरी फैसिलिटेशन लेकर दूसरी पार्टी के ऊपर इल्जाम फेंकते हैं। मैं अपनी एक जवानी का मुझे याद आ गया, इन्होंने विवाद की राना साहब ने, तो मैं 90s की बात है, एक जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान में मियां साहब का। तो हम पूरी रात, मैं, मेरी बहनें थी, मेरे वालिद साहब थे, हम जाया करते थे। उस वक्त CPAC नहीं था, मेवाली से जब हम जा रहे थे, पूरी रात हमारी गाड़ी पार्क रही। नेक्स्ट डे कहीं जाके रावी खुला 12-1 बजे, बहुत ही बड़ा जलसा था। उस वक्त से सोशल मीडिया भी नहीं था। और ये जो पिछला हमने टेन्योर गुजारा 3.5 साल की सियासत में, ये पार्टी में था, मैं वल्लाह इन जलसों से और इनकी पार्टिसिपेशन से शर्मिंदा हूं। मैं जिन्होंने कहा ना कि वो ये जलसे करते रहे, और इन जलसों की आज वन लर्न्स बाय द एक्सपीरियंस, या उसके ऊपर या जो आपका एक जिस तरीके से आप ग्रो करते हैं आप। मुझे वो जलसा भी याद है मेरी जवानी का, उससे बड़ा जलसा सोशल मीडिया भी नहीं था, और बेइंतहा मखलूक थी। लेट्स गेट आउट ऑफ इन जलसों से, इन इस शो ऑफ पावर से निकलकर लेट्स गेट आउट ऑफ दिस। हम आगे प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स को जारी करते हुए पाकिस्तान को अपग्रेडेशन के लिए रिफॉर्म्स का सोचना शुरू करें, और उसके लिए हम उन लोगों को आगे लाने का सोचें जो कि अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पर आगे आते हैं। इंटर्म गवर्नमेंट आई है, डॉलर्स भी सस्ता नीचे आ गया, जो होर्डिंग है वो भी बंद हो गई, जो डॉलर्स हैं, जो आपकी स्मगलिंग है उसके ऊपर भी कंट्रोल हो गया। लेट्स फोकस ऑन टू द थिंग। जब हम गवर्नमेंट में आते हैं, उन चीजों पे फोकस करें, इदारों को मजबूत करते हुए, ना कि इदारों को अपने ताबे रखने की ख्वाहिश के साथ, ना कि डिप्टी कमिश्नर और DPO मेरी मर्जी का हो, इस पॉलिटिक्स के साथ नहीं। नवाज शरीफ साहब ने तो आज मुत्तहिद होकर सब इदारों को साथ चलने और चलाने की बात की है, किसी को ताबे करने की बात नहीं की। वैसे नहीं, हम सारे करते हैं जलसों में, हम सारे ये बातें करते हैं। जलसों के अंदर हम वो बयानिए लेके आते हैं कि अगर उनके ऊपर 2% भी हम अमल कर ले तो पता नहीं कहां चाहिए। यही तो कह रहा हूं कि ये जलसा अनदर जलसा, इलेक्शन से पहले के जलसे, इलेक्शन के बाद के जलसे, टिकट के लिए शर्त क्या है कि जलसे के अंदर कौन कितनी पार्टिसिपेशन करेगा। मैं 250 गाड़ियों का काफिला लेके मैं गया, और मैं बड़ा समझता था कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। लेकिन आज जब ये सारी चीजें देखते हैं, एक जिस बंदे ने टिकट लेना है ना, जिसने सारी उम्र पॉलिटिक्स की अपने हल्के की, और उसने दिन रात लगा के वो इतना मजबूर होता है, उसको पता है कि अगर मैंने जलसे में पार्टिसिपेट ना की और मैं गाड़ियां लेके और मैं बंदे लेके ना पहुंचा, मेरा टिकट चला जाएगा।
अगर टिकट का तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जलसे जुलूस और ये सारा, हाँ, ये जो मयार, अगर ये मयार है तो आप कह रहे हैं ये सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल है, पॉइंटलेस है। फवाद साहब, पार्टीज के अंदर सबसे मजबूर वो होता है जो कैंडिडेट होता है जिसने टिकट लेना होता है, जिसने बंदे भरने होते हैं पंडाल में लाके। बिल्कुल, मुझे इजाजत दीजिएगा डोकरी साहब, मैं जरा फवाद साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। फवाद साहब, ये सुबह भी जब सवाल किया गया था नवाज शरीफ साहब से दुबई एयरपोर्ट पे, और उन्होंने जवाब में इलेक्शन की किसी तारीख का मुतालबा करने के बजाय ये कहा कि इलेक्शन तब होगा जब इलेक्शन कमीशन तैयार होगा, या इलेक्शन कमीशन की डोमेन में ये बात आती है। तब से ये सवाल लोगों के जहनों में है कि नवाज शरीफ साहब ने ज्यादा असर्टिवली जल्दी इलेक्शन की बात क्यों नहीं की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सर अभी यही नुक्ता रेस किया गया। फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं कि अगर उनको यकीन होता कि उन्हें वोट पड़ेगा, ये सब लोग जेन्युइनली वोट डालेंगे, तो वो इलेक्शन की बात करते। इलेक्शन की तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की। देखें जी, बुनियादी तौर पर मियां नवाज शरीफ की आमद इस बात की गमाजी है कि मियां साहब को इस बात की तो श्योरिटी है कि आज नहीं तो कल इलेक्शन होने ही होना है। अब कल जो है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये हो नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर कि आप इतनी कोई अंधेर नगरी चौपट राज नहीं है। ये जो इलेक्शन 14 मई को करवाना था पंजाब के अंदर, ये उस तरह की सूरत हाल नहीं है। ये कौमी इलेक्शन है जिसमें पंजाब से लेके पख्तूनख्वा और पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान तक तमाम जो है वो सूबों ने शिरकत करनी है। वो बिल्कुल एक अलग मामला था जिसके अंदर कानूनी बहस भी थी कि जी ये बात किस तरीके से आइन के अंदर बयान हुई है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं समझता कि 28 जनवरी जो मुमकिन तौर पर इलेक्शन की तारीख है उससे कुछ आगे पीछे जाता हुआ मामला दिखाई दे। लेकिन जाहिर है कि मियां साहब, सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि जी इस्तदलाल मियां साहब का ये नहीं था कि इलेक्शन फौरी करवाए जाए, लेकिन मियां साहब की वापसी का मकसद कोई नहीं है कि अगर इलेक्शन नहीं होने, वो तो लंदन में बड़े आराम से अपने प्लेटलेट्स का इलाज करवा ही रहे थे ना। उनकी वापसी का कोई मकसद नजर नहीं आता, कोई जरूरत नजर नहीं आती कि अगर उनको इस बात का अंदाजा ना हो कि अब इलेक्शन हुआ चाहते हैं, वो इसको 2 महीने लेट भी कर सकते थे, 2 महीने पहले भी आ सकते थे। लेकिन पूरी कैलकुलेशन अगर हम लगाएं तो यही टाइम बनता था जब हल्का बंदियां मंजूर हुई, जब मरदमशुमारी मंजूर हुई और उसके बाद हल्का बंदियों का प्रोसेस शुरू हुआ। मैं बात कर रहा हूं जब इत्तेहादी हुकूमत ने जो है वो मरदमशुमारी को मंजूर करने के बाद, अगर आप उस पूरे ड्यूरेशन को निकालें ना, तो फरवरी या जनवरी के आखिर की कोई तारीख ही बनती थी अगर उस सारी कैलकुलेशन को आप लेकर चलें। बल्कि फरवरी की तारीख बनी थी। इलेक्शन कमीशन ने फिर थोड़ा सा मामला जो है वो पीछे की तरफ किए हैं कि उन्होंने हल्का बंदियों के लिए और उसके ऊपर एतराजात के लिए जो टाइमिंग थी उसको थोड़ा सा कम किया है, और कम करने के बाद जो है वो जनवरी की आखिरी वीक की तारीख दी है। तो ये तो हो सकता है कि मियां साहब मुतालबे की तरफ फौरी तौर पर ना जाना चाह रहे हो, आकर देखें क्या हालात है, क्या मैदान है, क्या 1 महीने बाद उनको इलेक्शन सूट करते हैं, क्या उनको इलेक्शन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सर्वे रिजल्ट्स क्या कहते हैं, हल्कों से क्या रिपोर्ट आ रही है, हल्कों में उनके उम्मीदवार क्या दे रहे हैं। क्योंकि हर सियासी पार्टी अपने अपने हिसाब से जो है वो बयान करेगी कि कब इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि हर बंदा ये चाहता है कि जो पिच है वो उसकी मर्जी की हो। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। बिल्कुल ठीक है। मुझे एक ब्रेक लेनी है फवाद साहब, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं कि अभी माजी करीब में आपस में एक साथ में मिलके बैठे इत्तेहादी थे हुकूमत की। आज फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो ये कह रहे हैं जी कि सिलेक्शन करवाने की कोशिश है, अब सिलेक्शन नहीं होगी, अवाम के वोट पे अब डाका नहीं डल सकेगा। और पीपल्स पार्टी का इस वक्त ये कंसोलिडेटेड मौकफ है कि डाका अगर डलेगा अवाम के वोट के ऊपर तो वो मियां नवाज शरीफ के फेवर में डलेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये नुक्ता नजर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए, कुछ बयानात आए हैं फैसल करीम कुंडी साहब के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अपना CV पेश किया, ऐसा लग रहा था कि ताजपोशी होने वाली है उनकी। थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वापस आए हैं, आके अपने वोटर्स के साथ, अपने वोट बैंक के साथ इंटरैक्ट किया है, तो इसमें ताजपोशी वाला मामला उनको किस तरह से दिखाई दिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपका, आपके वक्त के लिए। सर, जलसे के ऊपर आपका कुछ इनिशियल रिएक्शन तो हम तक पहुंचा है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब की आज कोई नए सिरे से ताजपोशी हुई है या उन्होंने CV पेश किया अपना? आपको नहीं लगता कि उन्होंने मुस्तकबिल में उनका आउटलुक क्या है इस मुल्क की सियासत के लिए? कुछ लोगों का यह ख्याल है कि बड़ा डिटेल्ड प्लान उन्होंने आज पेश किया है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम तो पहली बात तो यह कि हम नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आमद पर जो है वो वेलकम भी करते हैं। लेकिन देखें, आज उन्होंने जो स्पीच की है उस एक जमहूरी पार्टी अपने आप को क्लेम करते हैं और एक कहते हैं कि हमने बड़ा कामयाब जलसा किया है लाहौर में या पंजाब या पूरे पाकिस्तान से। उन्होंने स्पीच में भी कहा कि कश्मीर, GB और जो है मुख्तलिफ इलाकों से जो है बलूचिस्तान से, सिंध से लोग आए हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया। क्या आपने सुना? उसने कहा कि इलेक्शन जो है आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है और इलेक्शन इस मुल्क में होने चाहिए। अगर उनको नजर आ रहा था कि उनके साथ अवाम है, सब कुछ है, तो आज इलेक्शन की डिमांड करते कि आप जल्दी इलेक्शन करें ताकि हम
ताजपोशी इसलिए मैंने कहा क्योंकि हमने 2013 के इलेक्शन की शाम को एक स्पीच सुनी थी, विक्ट्री स्पीच, कि मुझे जो है वो ज्यादा जो है मैंडेट चाहिए, मैंडेट कम मुझे मिल रहा है। और आज ऐसे लग रहा था कि वो इलेक्शन नहीं चाह रहे थे, आज जो है वो ताजपोशी कर देंगे, उसमें ताजपोशी कर ले और मुझे इलेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन का तो बिल्कुल ही जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपकी इस पे क्या? देखिए, एक अवामी लीडर है, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो दोबारा वजीर आजम बनना चाहते हैं, उनके अजाइम बड़े क्लियर हैं, इलेक्शन होंगे तो ये होगा ना सर, क्यों नहीं चाहते इलेक्शन? देखिए, पहले तो उन्होंने एक प्रोसेस से गुजरना है ना, उन्होंने अभी तक तो वो कह दिया है ना, उन्होंने अपनी अपील करनी है, जो चीजें भी करनी है। आज उनके बयानिए में एक तब्दीली आई है, जब वो हमारे साथ पीडीएम में थे, जो तकरीर वो पीडीएम के दौर में करते थे, जलसे करते, जब उनकी स्पीच पे पाबंदी भी लगी थी, चंद दिन पहले उन्होंने कहा था जो 5 लोग हैं जिन्होंने मुझे गलत सजा दी, जिन्होंने जमहूरियत पर शब खून मारा, जिन्होंने पाकिस्तान के 3 दफा के वजीर आजम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की, हम उनके साथ निपट लेंगे। आज उनको बार बार मैसेज कर रहे थे कि हमने निपटना नहीं है, हमने आपके साथ चलना है। ये मैसेजिंग थी, ये किस्म की सीवी, जो मैं आपको कह रहा हूँ वो सीवी थी जो पेश कर रहे थे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक जो है मैं मेरी जो भी पिछले दिनों जो एक वफाकी वजीर ने कहा कि हमारी जो है वो सेटलमेंट या मैच फिक्स हो चुका है, तो मेरा आपके साथ मैच फिक्स हो चुका है। फिर वो बयानिया जो 5 साल का था कि वोट को इज्जत दो, या हम कहते थे कि पीटीआई के चेयरमैन जो है वो सेलेक्ट होकर आए हैं, अगर आप भी चौथी बार सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं तो फिर वो आप जमहूरियत की बात क्यों करते हैं? फिर आप एक माजी में उनके साथ जो कुछ हुआ, उनके खानदान के साथ जो कुछ हुआ, उनकी सियासत के साथ जो कुछ हुआ, मियां साहब ने वो सारा कुछ गिनवाया और फिर ये सवाल भी किया कि ये पता करने की जरूरत है कि आखिर कौन है जो बार बार ये करता रहा। तो किस तरीके से कहा जा सकता है कि उन्होंने ऑल टुगेदर बयानिया जो है उसको तर्क कर दिया? नवाज शरीफ साहब का कहने का शायद कुछ हद तक मकसद ये नहीं था कि वो ये कहना चाह रहे थे कि अब इंतकाम से आगे बढ़ के मुल्क की मईशत को फिक्स करने की जरूरत है। आप मुझे बताएं कि पीडीएम के जलसों में और कल तक वो किन किन के नाम ले रहे थे और किन किन को सजाएं दिलवा रहे थे? बिल्कुल ले रहे थे। खानदान के साथ ये कि और मैं इनके साथ निपट लूंगा। और आज जब वो उन्होंने लैंड किया और आज जब वो मीनार पाकिस्तान पे एक तारीखी पीएमएलएन के वर्करों के एक तारीखी दिन था, उनके सामने खड़े थे, तो आज टोटली अपने बयान से वो चेंज थे। आज एक और चीज देखें, आज एक दफा फिर उन्होंने आइन तो नहीं, कानून की जो है वो धज्जियां बिखेरी कि आज जो है उनके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो स्टेट लॉन्च में हुए। उनके जो हाई कोर्ट में जो उनके फिंगरप्रिंट्स होने थे या उनकी जो चीजें होनी थी वो स्टेट लॉन्च में हुए, अदालत में नहीं हुए। माजी में एक साबिक वजीर आजम जिनका ताल्लुक पंजाब से था, पीटीआई के चेयरमैन थे, उनके लिए जो है उनको अदालत की गेट पे सब कुछ प्रोवाइड किए गए। आज मैं यही कहने लगी थी कि बायोमेट्रिक रूम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके विजुअल्स कुछ पुराने बहुत अच्छे नहीं है, शायद मेरा ख्याल है उसी को जहन में रखते हुए उन्होंने खुद वहां जाना प्रेफर ना किया हो। नहीं, देखिए हम इस चीज की वो नहीं करते। देखिए माजी में अगर आप देखें हमारी पार्टी के शर्जील मेमन जो वजीर रहे, उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहदारी बेल ली थी। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, चौधरी निसार साहब वजीर दाखिला थे, और उनको राहदारी बेल के बावजूद भी जो है वो जहाज की सीढ़ियों से उठा के ले गए FIA। हम नहीं चाहते कि सियासतदानों के साथ ऐसा हो, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत तो माजी की मौजूद है। हमें आगे बढ़ना, हम समझते हैं कि वो एक चीज जो हम ये समझते थे कि एक बात करेंगे कि इलेक्शंस होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए, अवाम को फैसला करना चाहिए कि किसको वो वोट करते हैं। और मैं इस दफ़ा कह दूं कि इस दफ़ा पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की यूथ जो कि बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त उनके वोट रजिस्टर्ड हुए हैं 2 करोड़ के लगभग, वो इस दफ़ा सिलेक्शन नहीं होने देगी। सिलेक्शन नहीं होने देगी। सर आप ये जरूर कहिएगा, मौजूदगी आपकी यहाँ पर, कि नवाज शरीफ की वापसी, मुल्क का सियासी मंजरनामा किस तरीके से आप इसको अब इम्पैक्ट होता हुआ देखते हैं? इलेक्शन जब भी होगा, नवाज शरीफ विद द इंटेंशन ऑफ कंटेस्टिंग दोज इलेक्शंस ही पाकिस्तान वापस आए हैं। मुल्क की सियासत पर नवाज शरीफ की वापसी, आप लोगों की सियासत पर नवाज शरीफ की वापसी, क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, हम तो हमेशा कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। अगर नवाज शरीफ को अदालतें कल कहती हैं कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, बिल्कुल उनको अपनी इलेक्शन कैंपेन अपनी पार्टी की बिल्कुल उनको हक बनता है कि वो चलाएं। अगर उनको अदालतें कल कहती हैं कि आप नहीं लड़ सकते हैं, देखिए उनके एक फैसला है, वो एक डिबेटेबल फैसला है कि वो ठीक है गलत है, उसके ऊपर डिबेट है। अब अगर उनको अदालत कहती है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ें। लेकिन आज वो डिमांड देखें, हम तो इलेक्शन कमीशन से भी कह रहे हैं, जिसका आपको इंतजार था वो शख्स तो आ गया, अब इलेक्शन डेट ऐलान कर दें। इसी के इंतजार में बैठे हुए थे कि आप इलेक्शन डेट। किसको इंतजार था मियां साहब की वापसी का? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे रही थी, इसीलिए इंतजार था। आज मुझे बताएं कि वहां से सी ऑफ करते हुए हमारे हाई कमीशन को सी ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पर लाहौर में उनको कौन रिसीव कर रहा है? फिर आप देखें जो ट्रेन कराची से चल रही थी उनके ऊपर जो पेंटिंग्स हुई पड़ी थी, क्या इलेक्शन कमीशन हमारे जो है वो वफाकी वजीर रेलवे से या सेक्रेटरी रेलवे से पूछेंगे कि ट्रेन पे जिस किस्म की पेंटिंग हुई क्या सियासी जमातों को इसकी इजाजत है?
हमें तो कभी इजाजत नहीं मिली, हमने भी ट्रेन मार्च किए, हम अपने स्टिकर्स या बैनर ऐसे लगा लेते थे, पेंटिंग कभी सर नहीं। कहीं ना कहीं वैसे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले दोस्त भी ज्यादती नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को जिसका इंतजार था वो आ गए, इलेक्शन कमीशन को उन हल्का बंदियों के मुकम्मल होने का इंतजार था जो आपके अप्रूवल के साथ जो है मर्दमशुमारी अप्रूव होने की वजह से नए सिरे से करनी पड़ी है। सो मतलब कहीं ना कहीं आपका हिस्सा है सर इसके अंदर। देखिए, आपको कई दफा हमने कहा है कि जो डिलिमिटेशन है ये लेजिस्लेशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप सीटें बढ़ा रहे हैं तो फिर बात होती है। ये डिलिमिटेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये लेजिस्लेशन है। लिहाजा हम ये क्या आप लोगों को वैसे अभी तक हमने अदालत जाने की बात करते हुए नहीं देखा। अदालत क्यों नहीं जा रहे आप सर, अगर आइन की पामाली हो रही है तो? देखिए, हम इसके ऊपर हमारी अभी मीटिंग होने जा रही है। हम या अदालत में जाएंगे या आवाम की अदालत में जाएंगे। अभी हमने फैसला करना है कि हमें किस तरफ जाना है। पाजीसा साहब से पाकिस्तान की आवाम की बहुत सी उम्मीदें हैं, उन्होंने भी बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत मुश्किलात भी देखी हैं। हम समझते हैं कि बहुत शुक्रिया आपका कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास होता मैं मजीद जरूर बात करती। आपने कहा कि हम मशावरत करेंगे, अदालत जाएंगे। फवाद साहब ब्रीफ कमेंट कीजिएगा। मैं संजीरा साहब से भी क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की अदालत जाएगी या जिस बयानिया को तब्दील करने का इल्जाम लगा रही है बयानिया ही तब्दील कर देगी? इसी तरीके से आराम आराम से काम करती रहेगी पीपल्स पार्टी, बयान देती रहेगी, छोड़ती रहेगी, फिर इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन में जाहिर है कि सियासी जमातें कोई ये तो नहीं चाहती कि दूसरी सियासी जमात जो है वो कोई बहुत अच्छा पावर शो करे और उसकी बुनियाद पे पूरे मुल्क के अंदर उसकी बात होना शुरू हो जाए। अभी कुछ देर पहले रोकड़ी साहब तो बिल्कुल दुरुस्त बात की कि पीपल्स पार्टी अगर होती तो वो सिंध में ये करती। केपीके के अंदर कोई पार्टी इख्तियार में हो, उसका दाव पड़ता हो, ये तो सारी बात है कि जिसका दाव लग जाए। जिसका दाव लग जाए। सर मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। संधेला साहब क्लोजिंग रिमार्क, वो कहते हैं जी सीवी पेश किया नवाज शरीफ साहब ने, आज वोट मिलने की उम्मीद होती तो इलेक्शन की बात करते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सीवी वाकई अवाम की अदालत में पेश की है। उन्होंने बताया कि उनकी सीवी के ऊपर 4 रुपए की रोटी हुआ करती थी, पेट्रोल कितने का होता था, गैस कितने की मिलती थी, बिजली कितने की मिलती थी, कितने मोटरवे बनाए थे, कराची में ग्रीन बस प्रोजेक्ट जो स्पेशल सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट यू। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आपने कहा कि सीवी पेश करने की जरूरत नहीं है। संधेला साहब का शुक्रिया, फवाद साहब का, कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके शुक्रगुजार है। न्यूज़ की खुसूसी नशरियात से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।